नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक विषय पर चर्चा हम आपके सामने हमेशा लेकर आते हैं और आज भी उसी परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चा आपके सामने लेकर आए हैं। और ये चर्चा है, आज दिल्ली में एमसीडी के चुनाव परिणाम सामने आ गए हैं और एमसीडी के चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को वहां पर स्पष्ट बहुमत मिल गया है और बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी है और कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी। जैसे कि एक अनुमान भी था जो एग्जिट पोल के द्वारा सामने आया था कि आम आदमी पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, उसी तरह से लेकिन एग्जिट पोल के अनुसार कम से कम 30-40 सीट का उन्हें नुकसान हो रहा है। और इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश का बहुत ही वरिष्ठ पैनल हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ा हुआ है। उनका आप लोगों से परिचय कराने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं, साथ ही सभी से आग्रह करता हूं कि संवाद इंडिया चैनल को लगातार आप सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आपके समर्थन से ये संवाद इंडिया चैनल लगातार आगे बढ़ता रहे। तो आज की चर्चा शुरू करते हैं। वरिष्ठ पैनल हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ा हुआ, उनका मैं परिचय आप लोगों से कराता हूँ। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं, जो कि देश के जाने माने पत्रकार हैं और अपने निष्पक्ष वाला जो विश्लेषण उनका है उसके लिए वे विख्यात हैं, जाने जाते हैं। मैं उनका संवाद इंडिया के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे साथ हिमांशु बयाणी जी हैं, जो सीधा गुजरात राजकोट से जुड़े हुए हैं। उनका भी मैं संवाद इंडिया के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और उनका जो विश्लेषण है आंकड़ों सहित होता है और इसके लिए वे विख्यात हैं। मैं साथ ही हमारे साथ निर्मल गुप्ता जी मेरठ से जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं संवाद इंडिया के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। निर्मल गुप्ता जी बहुत बड़े साहित्यकार हैं और साथ ही राजनीतिक जो परिदृश्य होता है उस पर वह अपने व्यंग के द्वारा जो टिप्पणी करते हैं उसको लेकर वह बहुत ही सुप्रसिद्ध हैं। और शुरू करते हैं आज की चर्चा। और सबसे पहले मैं हिमांशु जी के पास ही आता हूँ कि हिमांशु जी आंकड़ों सहित जो एमसीडी का चुनाव का विश्लेषण है वो हमारे साथ दर्शकों के सामने रखेंगे। और जिस तरह से एमसीडी में आम आदमी पार्टी बहुमत में आ गई है और दिल्ली में जो एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का पिछले लगभग 15 साल से एक छत्र राज था, उसको आम आदमी पार्टी ने बड़ी चुनौती दी और बीजेपी को विपक्ष में रहने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जिस तरह का जो बहुमत है, तो बहुमत के आसपास ही आम आदमी पार्टी के समय आंकड़े इस समय दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है जब पूरे परिणाम स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत उसमें अंतर आ जाए, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसमें आसपास उसके बहुमत से 5-7 सीट उनके आगे हैं वो। तो ऐसे में जो भविष्य की एमसीडी की लड़ाई है मेयर बनने की, जैसे कि उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी बयान आया है कि मेयर तो भाजपा का ही होगा। और साथ ही भी बताया जा रहा है कि एमसीडी में दल बदल कानून लागू नहीं होता है और 12 जो उसमें काउंसलर हैं वो एलजी के द्वारा नॉमिनेट भी होते हैं। तो ये सब जो परिदृश्य है ये क्या दर्शाता है, आपका क्या इसमें दृष्टिकोण है, क्या आकलन है हिमांशु जी? देखिए 250 सीट का ये जो चुनाव था म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का दिल्ली का, उसमें अगर आप देखेंगे तो वोट शेयर अगर आप देखेंगे तो 41.1% वोट शेयर आम आदमी पार्टी को मिला है और 39% के करीबन बीजेपी को मिला है। तो वोट शेयर के मुताबिक अगर आप देखने जाएंगे तो डिफरेंस हार्डली 3.1% का है। तो उस मामले में सीट का जो डिफरेंस है वो करीबन 30 सीटों का है। अब ये जो भी कयास आ रहे हैं या जिस तरीके से बातें आ रही कि मेयर तो बीजेपी का ही होगा, तो मुझे लगता है किस तरीके से 12 नॉमिनेट कैसे होते हैं, क्या होता है, उसके ऊपर पूरी बात आके रुक जाती है। पर मुझे लगता है कि अगर एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने हल्के से लिया होता तो शायद एमसीडी आम आदमी के हाथ से चली जाती है। बिल्कुल एक क्लियर हो रहा है अभी जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं उसमें, क्योंकि जो वोट शेयर डिफरेंस है वो हार्डली 3.1% है। अगले 5 साल वैसे अगर देखने जाइए तो क्या होता है, अभी दिल्ली राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली का जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसमें भी आम आदमी पार्टी, तो एक मेजोरिटी पार्टी। तो उस तरीके से अगर देखने जाए तो मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल एक पूरा एक अपना उसकी जो विचारधारा है पार्टी की, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज जो राइट सिटीजन्स को मिलना चाहिए, सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी है, राइट टू एजुकेशन या फ्री हेल्थ, या अभी तो उन्होंने फ्री ट्रैवल वगैरह भी करवा दिया है विमेन को, तो उस पे किस तरीके से लेके जाएंगे, मुझे लगता है एक रोल मॉडल बनेगी दिल्ली अभी पूरे हिंदुस्तान के लिए। शहर एक रोल मॉडल बनेगा क्योंकि आपकी सरकार राज्य में भी है और एमसीडी में भी है। तो आपकी जो योजनाएं वगैरह आप किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे होता है, 5 साल में देखना रहेगा। सामने पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस बिल्कुल रहेगा क्योंकि 3.1% का जो शेयर है वो बहुत बड़ा नहीं है। तो उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से एजेंसियों का उपयोग किया गया है पास्ट में, और वो जहां जहां पे भी एजेंसीज का उपयोग हुआ है वो इलाकों में, मतलब मनीष सिसोदिया का इलाका है या
सत्येंद्र जैन का इलाका है, उसमें बीजेपी ने पूरी की पूरी सीट सब ले ली है। तो ये सब मामले ना हो आम आदमी पार्टी के सामने, उस पर उनको ध्यान रखना पड़ेगा। उनके जो उम्मीदवार है उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं वो उस जिसको बोले कि कोई एक्ट ऑफ क्राइम में कहीं ना आ जाए। पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से 5 साल अभी दिल्ली में रहेंगे आम आदमी पार्टी का राज्य में और एमसीडी में, तो दिल्ली मॉडल शायद चर्चा में अभी आना शुरू हो जाएगा अगले 5 साल में। मुझे ऐसा लगता है। और 2024 में भी मतलब आपको दिल्ली मॉडल की बातें बहुत सारी मीडिया में और सब जगह पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी आपके पास एक बहुमत भी है, स्पष्ट बहुमत है, राज्य में भी आप बैठे हैं और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आप बैठे हैं। तो किस गति से अभी काम होते हैं दिल्ली में। हालांकि दिल्ली अगर आप देखने जाए, मैं रहा हूँ दिल्ली में, तो दिल्ली मतलब बहुत ही प्लान है कंपैरेटिवली अगर देखने जाए तो। लेकिन इसमें अब किस तरीके से आगे, किस रफ्तार से विकास की या प्रगति की बातें होती है, लोगों का लाइफस्टाइल कैसे इम्प्रूव होता है, पोल्यूशन का सबसे बड़ा मामला है, तो उसमें आप क्या करेंगे, और खास करके महिलाओं की सेफ्टी की भी जो बात आती है तो उसमें क्या हो सकता है, क्योंकि कैमरास वगैरह तो बिल्कुल लगाए आम आदमी पार्टी ने सब जगह पे और ये बातें हुई है। और बाकी का जो होता है ज्यादातर मुझे लगता है जिस तरीके से एनसीआर का इलाका है उसमें आप कम्युनिकेशन को लेके या इंफ्रास्ट्रक्चर या मेट्रो को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, तो मुझे लगता है ये सब चीजें बिल्कुल लोग उस पे ऊपर नजर रख के बैठेंगे और दिल्ली मॉडल की कहीं ना कहीं वहां से बात आएगी। और लोगों के हाथ में अल्टीमेटली डिस्पोजेबल इनकम कितनी आ गई, पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें, तो इन मुद्दों को लेके मुझे लगता है दिल्ली मॉडल आने वाले दिनों में चर्चा में रहेगा। जैसा आपने कहा कि आने वाले दिनों में दिल्ली मॉडल चर्चा का विषय राजनीतिक क्षेत्र में हो सकता है। मैं निर्मल जी के पास आता हूँ। निर्मल जी, जैसे ही आपने आंकड़े देखे आज जो एमसीडी के चुनाव के परिणाम जो सामने आए हैं, इसमें मतलब क्या आपको समझ में आता है कि आम आदमी पार्टी का जो दृष्टिकोण है, जो उनका एक जो फ्री बीज की बात कई बार विवाद के उसमें भी आई कि जो फ्री की रेवड़ियां प्रधानमंत्री ने भी कहा था, तो लेकिन आम आदमी को ऐसा लगता है कि जो इस तरह के जो चुनावी वादे होते हैं वह ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं बनिस्बत दूसरे मुद्दों के मुकाबले। और जहां बीजेपी डबल इंजन सरकार का एक नारा देती थी, वो आज ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने डबल इंजन सरकार का नारा अपने पक्ष में कर दिल्ली में एमसीडी में सरकार बना ली। क्योंकि जहां दिल्ली विधानसभा में उनकी सरकार है, वहीं एमसीडी में सरकार उनकी भी हो गई है और डबल इंजन की सरकार एक तरह से आज दिल्ली में हम अरविंद केजरीवाल की पार्टी की देख रहे हैं। तो ऐसे में आम आदमी के पक्ष में जो वे बातें करते हैं कि चाहे फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, या सरकारी स्कूल की बात करते हैं और डिस्पेंस मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, वह क्या सब मुद्दों पे भारी हो गए हैं? क्या बीजेपी जैसा जो उनका पूरी ताकत उन्होंने एमसीडी में लगा दी थी, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य सारे नेता वहां एमसीडी में प्रचार कर रहे थे, उसके बावजूद भी वह अपना जो प्रदर्शन था दोहरा नहीं पाए और नुकसान उठाना पड़ा बीजेपी को? निर्मल जी, देखिए, बीजेपी को जितना नुकसान उठाना पड़ना चाहिए था उससे बहुत कम उठाया, क्योंकि इस ईमानदारी की बात यह है कि पिछले 15 सालों में इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। पर यहाँ पर मैं एक अलग बात सबसे हटके कहना चाहूंगा कि आप आम आदमी पार्टी और बीजेपी, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी की मिरर इमेज है। दोनों में 19-20 का ही फर्क नहीं है, या और बढ़िया तरीके से कहें व्यंग की शैली में, तो ये जो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जो है ना, वो बीजेपी की पैरोडी है। जैसे जो काम बीजेपी करती है जिस तरीके से, उसी तरीके से ये करता है। बड़बोले दोनों हैं। बीजेपी को यदि पछाड़ने के लिए ऐसे ही आदमी की किसी की जरूरत थी। और रही बात इससे, दिल्ली हो या कोई भी हो, इससे बहुत ज्यादा उम्मीद ना लगाएं, क्योंकि इसकी कथनी और करनी में बड़ा भारी फर्क है। और ये कहीं से भी उस तरह से प्रोग्रेसिव नहीं है जैसे दिखाई देता है। इसके भी तौर तरीके वही है जो 25-30 साल पिछले सालों में चले आ रहे हैं। फ्री बी बांटना, फ्री बी से सवाल ये होता है कि मुफ्तखोरी। अब ये सवाल जो है, जो चीजें देने का ये वादा कर रहे हो, पहली बात ये है कि क्या कोई भी आदमी था क्या अपनी जेब से निकाल के देगा? अल्टीमेटली ये जो टैक्स से पैसा आएगा, उसी पैसे को जो विकास कार्यों में लगना चाहिए उसको आप इस तरह के कामों में आगे देंगे, या अखबारों में विज्ञापन देंगे। क्या विज्ञापन से विकास हो जाएगा? नहीं होगा। तो मुझे तो यही लगता है कि ये जो है आप पार्टी जो है, ये एक तो पहली बात तो आप इसको ध्यान से यदि देखें तो इसके काम करने का तरीका भी पूरा का पूरा तरीका ही हास्यास्पद है। जैसे चुनाव चिन्ह इन्होंने रखा झाड़ू, इनकी टोपी, तो कुल मिला के ये रेप्लिका है, ये बीजेपी की रेप्लिका है, बीजेपी की मिरर इमेज है। मिरर इमेज उसको कहते हैं ना, जैसे हमने लिखा, मान लो मैंने निर्मल लिखा, अब बीजेपी इमेज मिरर में देखेंगे तो वो उल्टा लिखा हुआ दिखाई देगा। तो ये एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी जो है
ये आप जो है ये बीजेपी की उल्टी पार्टी है, और इसमें ज्यादा 19-20 का कोई फर्क हो, ज्यादा फर्क कुछ है नहीं। और ये रही बात ये है कि दोनों ही लोग मैनेजमेंट के मामले में बहुत चाहते रहे, वरना जितनी सीटें या जितना वोट परसेंटेज बीजेपी को मिल गया है, वास्तव में यदि ठीक से कोई अच्छा, इस वक्त ये भी हुआ है, ये कांग्रेस का जो डाउनफॉल जो चल रहा है, उससे भी नई नई ताकतों को आगे आने का मौका मिल रहा है। अब आप सोचिए, पैन इंडिया पार्टी का एक म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में 6 या 7 लोगों का, पार्षदों का जीत के आ पाना कहीं ना कहीं दुखदाई तो है, क्योंकि अब यदि इसी तरह से चलना है तो हर जगह आपको ऐसी छत्रप जो होते हैं, ये लोकल लीडर्स या लोकल गैंग्स जो हैं, वही सत्ता में दिखाई देंगे। तो मैं तो इस परिणाम से कहीं से भी बहुत आशान्वित नहीं हूँ, और कांग्रेस का पिछड़ जाना आगे चल के बहुत गंभीर लोकतंत्र के अंदर चिंताएं पैदा करेगा, ऐसा मुझे लगता है। जी जी, आपने लोकतंत्र के लिए चिंता आप समझते हैं आपकी कांग्रेस की लगातार अगर पिछड़ रही है दिल्ली में, वह एक सही संकेत नहीं कांग्रेस के अनुसार, कांग्रेस के लिए। मैं अब आता हूँ सुनील शुक्ला जी के पास, और जैसे कि सुनील जी आपने दोनों वक्ताओं को सुना और दोनों ने अपने हिसाब से उसका आकलन किया दिल्ली की राजनीति का। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जिस तरह से तो कांग्रेस के बारे में भी, जिस तरह से अगर हम देखें कांग्रेस का जो संगठन है दिल्ली के अंदर, वह लगातार पिछले कई दिनों से हम देखा कि जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में लगातार प्रदर्शन करते रहे, लेकिन साथ ही बूथ मैनेजमेंट अगर हम देखें कांग्रेस का, उसमें उनके प्रदेश अध्यक्ष का वोट ही नदारद था उसके पोल की लिस्ट, बूथ की लिस्ट में थे। तो ऐसे में क्या बूथ मैनेजमेंट किस तरह से कांग्रेस कर रही थी, उसका वो संकेत मिलता है कि किस तरह से जमीन पर उनके जो कार्यकर्ता कार्य कर रहे थे। लेकिन साथ ही जिस तरह से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी में चुनाव जीता, और पिछले 15 साल जब विधानसभा में इन्होंने चुनाव जीता था तो वही 15 साल का शासन था शीला दीक्षित जी का, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को हराकर दिल्ली में शासन अपना स्थापित किया। उसी प्रकार 15 साल का एमसीडी में बीजेपी का शासन था, उसको हराकर वे आज दिल्ली एमसीडी पर उन्होंने कब्जा कर लिया एक तरह से। तो ये जो अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक यात्रा है पिछले 10 साल की लगभग, उसे आप किस नजर से देखते हैं? और साथ ही बीजेपी जैसी जो संगठन के बारे में कहा जाता है कि बड़ा मजबूत संगठन है, बहुत सारे उन पर कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता हैं और सारा मैनेजमेंट उनके पास है, उसके बावजूद भी वह अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राजनीति के अनुसार विधानसभा चाहे एमसीडी में परास्त नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि एक प्रश्न साथ में और है कि 2024 का चुनाव जो 14-15 महीने बाद लोकसभा का है, ऐसे में अगर दिल्ली में एमसीडी में अरविंद केजरीवाल आ गए तो क्या 7 जो लोकसभा सीटें दिल्ली की वो भी कहीं प्रभावित हो सकते हैं उससे? सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद प्रशांत जी। एमसीडी के चुनाव में का जो रिजल्ट आया है वह इस बात की ओर भी संकेत करता है कि विधानसभा में आम आदमी पार्टी की जो उपस्थिति है और जो जन समर्थन इसको मिला था, उसमें एक गंभीर रूप से गिरावट आई है। बड़े पैमाने पर लोगों ने इनको समर्थन देने से इनकार कर दिया। लोकसभा के चुनाव में तो इनको कभी जन समर्थन मिला नहीं, लेकिन जो विधानसभा के चुनाव में जिन लोगों ने जन समर्थन दिया था, उन लोगों ने, उनमें से भी बड़ी तादाद में लोगों ने इनको जन समर्थन नहीं दिया। विभिन्न मंत्रियों के इलाकों में जो वार्ड्स हैं उनमें इनके उम्मीदवार हार गए। दलित मतदाताओं ने और अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में भी आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। यानी कि 10 साल के भीतर जो पार्टी राष्ट्रीय राजधानी में एक परिवर्तन की राजनीति के नारे के साथ जो आई थी, उसका 10 साल के भीतर ही पराभव शुरू हो गया। यह परिणाम बताता है। मुझे समझने में या स्वीकार करने में सुविधा होगी कि एमसीडी का जो रिजल्ट आया है वह लोगों का सकारात्मक वोट है। मुझे लगता है कि एमसीडी से भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने नकारा है, न कि आम आदमी पार्टी को स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो एमसीडी में जो दावे किए थे, जो आश्वासन दिए थे लोगों को, उन सभी आश्वासनों को वह भारतीय जनता पार्टी पूरा करने में, सभी के ज्यादातर आश्वासनों को पूरा करने में विफल रही है। एक बेहतर नागरिक जीवन, साफ सफाई, बेहतर पेयजल, पार्कों और सड़कों का रख रखाव, लोगों के तार्किक तरीके से गृह कर का, जल कर का मूल्यांकन, ये तमाम मुद्दे थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने लोगों का आश्वस्त किया था, लेकिन वो कोई भी आश्वासन पूरा नहीं हुआ।
इसको लेकर के लोगों में नाराजगी है। और वो नाराजगी दिख रही थी, ऐसा भी नहीं था कि वो नाराजगी न दिख रही हो, दिख रही थी बाकायदे कि एमसीडी का चुनाव होगा तो ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। कांग्रेस की अनुपस्थिति ही इस बात का आधार बन गई कि आम आदमी पार्टी को एमसीडी में चुनाव का मौका मिल गया। निश्चित रूप से कांग्रेस की संगठनात्मक सक्रियता का अभाव, चुनाव की तैयारियों की कमी और इस चुनाव को गंभीरता से न लेने के कारण ही कांग्रेस को ये दिन देखने पड़े हैं। बावजूद इसके इन दो, अगर आप देखिए कि इन दोनों दलों के बीच में सीधा संघर्ष दिखाई पड़ रहा था, कभी कांग्रेस की चर्चा भी नहीं हुई। बावजूद इसके अगर 13 से 15% तक मतदाता कांग्रेस के साथ जुड़े रहे और इन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में अपना मत प्रतिशत बढ़ाया है, तो यह कांग्रेस की उपलब्धि है। जबकि लड़ाई सीधी एकदम दो दलों के बीच में थी, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। अगर इस चुनाव को, एमसीडी के चुनाव को मुझे इस आधार पर अगर आम आदमी पार्टी अन्य राज्यों में फैलने का आधार मानती है, तो मुझे लगता है कि उससे बहुत सफलता मिलने वाली नहीं है। दूसरी चीज कि 2024 के चुनाव में मैं निर्मल जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि यह पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ही एक जेरॉक्स कॉपी है। जो उसके तौर तरीके हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हीं तौर तरीकों के आधार पर ये पार्टी भी राजनीति कर रही है और अपना कोई वैचारिक धरातल तैयार कर ले, कोई एक स्थिर अपनी राजनीतिक कार्यक्रम तय कर ले, कोई एक स्थायी उसके राजनीतिक आदर्श हो, यह तो इस बात की सर्वथा कमी है आम आदमी पार्टी में। और यही वजह है कि जहां यह जिस राज्य में भी ये गई, उस जगह पे लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया। दिल्ली के अलावा दिल्ली में इसलिए भी ये लोग आए कि जब अगर इनकी शुरुआत की अगर बात कीजिए तो भ्रष्टाचार के विरोध की बात करके आए थे, शुचिता की राजनीति करने के लिए आए थे, विकास की राजनीति करने के लिए आए थे, दायित्वपूर्ण राजनीति करने के लिए आए थे, पारदर्शी राजनीति करने के लिए आए थे और परिवर्तन की राजनीति करने के लिए आए थे। इन सभी नारों को उन्होंने छोड़ दिया। जहां गए और गुजरात में जाते हैं तो लक्ष्मी गणेश की बात करने लगते हैं, सुशासन की बात करते करते लक्ष्मी गणेश पे चले जाते हैं। पंजाब में राजनीति करने के लिए गए तो इन्होंने भगत सिंह की फोटो लगा ली। हिमाचल में राजनीति करने गए तो भाग खड़े हुए, पूरा का पूरा संगठन भारतीय जनता पार्टी में चला गया। गोवा में चुनाव लड़ने गए, हारने के बाद पूरा का पूरा संगठन गायब हो गया। माने जो माने स्थिरता की कमी की वजह से लोगों को आम आदमी पार्टी को स्वीकार करने में सुविधा हुई। यह एक कांग्रेस का जो सांगठनिक कमजोरी है, जिसके कारण से यह कहीं कहीं आपको विजिबल दिखाई पड़ते हैं। कांग्रेस का पुनर्भाव इसलिए नहीं हो पा रहा है प्रशांत जी, मेरा मानना यह है कि अगर आपका जन समर्थन घटने लगता है तो अचानक बढ़ता नहीं है, वो लोगों में आपके स्वीकृति बनने में समय लगता है। उसके लिए आपको बड़े प्रयास करने पड़ते हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से जो एक पहल शुरू की है, मुझे लगता है कि वह स्थितियां आ सकती हैं कि समाज के सभी वर्गों का समर्थन हो सकता है कि कांग्रेस को वापस मिले। क्यों कि समाज के बहुसंख्यक वर्ग जो है वह समाज में तनाव नहीं चाहता। समाज का बहुसंख्यक वर्ग जो है वह शांति चाहता है, सौहार्द चाहता है, सद्भाव चाहता है और आपसी भाईचारे के साथ जीना चाहता है। इसके अभाव में आप एक गुणवत्तापूर्ण जीवन नहीं जी सकते। आपसी विद्वेष रख करके, समाज में तनाव पैदा करके, एक दूसरे को बांट करके आप एक गुणवत्तापूर्ण जीवन जी ले, एक स्वस्थ जीवन जी ले, ये संभव नहीं होता है। और इसके अभाव में आप समाज का विकास भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह दृष्टिकोण ही आपका नहीं हो पाएगा कि आप डेवलपमेंट के बारे में बात करें। तो यह जो एमसीडी में एमसीडी में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो बातें इन्होंने कही थी नगरीय जीवन के विकास के लिए, कोई नहीं पूरा कर पाया, क्योंकि आपका ध्येय ही नहीं था। आपको यह लगता था कि जो आपके परंपरागत नारे हैं, नैरेटिव्स हैं और राजनीतिक तौर तरीके हैं, उसके आधार पर लोग पोलराइज होंगे और आपको दे देंगे, जो नहीं हुआ। इस चुनाव का यह भी एक संदेश है कि अगर आप सत्ता में हैं
अगर आप एक दायित्वपूर्ण स्थान पे हैं तो आपको डिलीवर करना पड़ेगा। अगर आप डिलीवर नहीं करते हैं तो लोगों को अस्वीकार करने में, आपको खारिज करने में बहुत देर नहीं लगेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने लगभग हर राज्य में, हर इलाके में अपने कमिटेड, प्रतिबद्ध मतदाताओं का एक बड़ा समूह तैयार किया है, इसमें कोई बहस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हर क्षेत्र में, हर इलाके में एक मजबूत संगठन है। बावजूद इसके अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के विधानसभा क्षेत्र में भी अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विभिन्न वार्डों में हार जाते हैं, इनके लिए भी ये सोचने का विषय है। गोया कि यह एमसीडी का यह चुनाव इस बात के लिए का ये संदेश है आम आदमी पार्टी के लिए भी और कांग्रेस बीजेपी के लिए भी कि दोनों को जो जन समर्थन मिला था उसमें कमी आई है और लोग अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे तो लोगों को आपको अस्वीकार करने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर डिलीवर नहीं करेंगे तो लोग को स्वीकार करने में दिक्कत आएगी। बहुत बड़ी बात है ये। और इसी पर्सन को लेकर मैं हिमांशु जी के पास आता हूँ। हिमांशु, जैसे सुशासन की बात आती है हमेशा और कहा जाता है कि भाई शासन जो है वो जनता के लिए होना चाहिए, जो नीतियां सत्ता की वो जनता के लिए होनी चाहिए। सभी राजनीतिक दल दावा इसी बात का करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में जैसे कि चुनाव प्रचार में सबने एमसीडी के जो कार्यकलाप रहे हैं, जो कार्यशैली रही है, उसको लेकर बड़े तमाम आरोप लगे हैं। जैसे कूड़े का पहाड़ ये बड़ा मुद्दा बना इस चुनाव में, साथ ही भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा बना चुनाव में। लेकिन हम सब अगर देखें कि जिस तरह से मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावी चीज रही है वो अरविंद केजरीवाल। मैं पुनः इस बात को कहता हूँ कि फ्री वाली बात जो है कि बिजली पानी, तो जो महंगाई का जिस तरह से एक दौर है, हर चीज मतलब जो रसोई का बजट है हर परिवार का बढ़ गया है, ऐसे में बिजली और पानी का जो शून्य बिल है, मतलब ये बड़ा मुद्दा लोगों के जहन में तो नहीं बन रहा, कहीं बैठ तो नहीं रहा ये, इस वजह से कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सफलता मिल रही है ये। हिमांशु जी। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, जिस तरीके से महंगाई का दर बढ़ता जा रहा है और महंगाई का दर बढ़ रहा है उसकी बहुत सारी वजह है, उसकी एक अलग चर्चा करनी पड़ेगी। हालांकि एक सबसे बड़ा मुद्दा क्लाइमेट चेंज और हमारा जो देश है जिस तरीके से एक ऑयल इंपोर्टिंग इकोनॉमी है, तो हमारा देश कैसा है कि हमको ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। ऑयल इंपोर्ट करने के लिए हमको करेंसी भी इंपोर्ट करनी पड़ती है और उसमें से अगर कुछ हम मैन्युफैक्चरिंग में कुछ कर चुके हैं तो जो सॉवरेन रेटिंग के लिए जो गोल्ड चाहिए वो भी हमको इंपोर्ट करना पड़ता है और गोल्ड बाई करने के लिए भी हमको करेंसी इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो महंगाई ऐसी चीज है हमारे मतलब पूरे परिप्रेक्ष्य में कि वो आप कैसे मैनेज करेंगे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन जब रिसीजन हो, उसके ऊपर टैक्सेशन हो और उसके ऊपर जब महंगाई की मार लगे तो बिल्कुल फ्रीबी वाली बात नहीं है। पर हुआ क्या है, आज दिल्ली में भी आप देख लीजिए, दिल्ली में भी शिक्षण जो है उसका निजीकरण बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ है। दिल्ली में हेल्थ का भी निजीकरण बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ है। तो जो एक वर्ग है जो ये अफोर्ड कर सकता है वो बिल्कुल पैसा देके वो सर्विस लेगा, पर जो वर्ग अफोर्ड नहीं कर सकता है उसको, उसके पास को मतलब कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे माहौल में आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक्स पे जोर दिया और शिक्षा और स्कूल्स, खास करके सरकारी स्कूल का जिस तरीके से उन्होंने मतलब एक स्ट्रक्चर इंप्रूव किया, उसको स्मार्ट क्लासेस में कन्वर्ट किया, तो कहीं ना कहीं उस मुद्दे को मुझे लगता है कि समर्थन मिला है। वरना ग्रेटर कैलाश जैसी जो एरियाज है वहां से आपके आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नहीं जीतते। जीके ऐसा इलाका है जहाँ पे मतलब साउथ दिल्ली अगर आप जिसको बोलो तो वो ऐसा इलाका है जहाँ पे मतलब फ्रीबीज की कोई जरूरत नहीं है लोगों को, पर उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है दिल्ली को दिल्ली बनाने का या दिल्ली मॉडल की जो वो बात कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये समर्थन उनको मिला है। हाँ, अब उसमें क्या हुआ है कि उन्होंने ऐसा किया कि अगर हमारे पास चेक्स एंड बैलेंसेस बराबर रहते तो हम कुछ और भी फ्री करेंगे। तो वो क्या फ्री किया उन्होंने, खास करके महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन भी एक बड़ी कॉस्ट है। आज अगर आप अपना मेट्रो का पास निकलवाते तो 2-2.5 का मेट्रो का पास आपका महीने का मतलब 100 रुपया आपका ट्रांजिट का रोज का आप लेके चलिए, 25 दिन अगर आप काम पे जाते हैं तो बिल्कुल 100 रुपये की कॉस्ट भी उन्होंने महिलाओं के लिए सब्सिडाइज कर दी। मुझे लगता है धीरे धीरे ये उस तरीके से शायद 50% ऐसा कुछ सीनियर सिटीजन या उनके लिए भी आएगा। तो उनका क्या होता है कि अगर उनके पास चेक्स एंड बैलेंसेस में वो जगह है तो वो नागरिकों को देना चाहते हैं, उनकी दलील उस तरीके से। अब वो दूसरी पार्टी या उसको शायद रेवड़िया बोले या जो भी बोले, देखिए भाई साहब, महंगाई के जमाने में अगर आपका महीने का 2,500 भी बचता है, अगर कोई
मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ है और वाइफ की जो 2,500 की भी अगर बचत होती है ट्रैवल को लेके, तो मुझे लगता है वो बड़ी बचत है, क्योंकि दूध का भाव आज की तारीख में 70 रुपीज पर लीटर है। तो वो आप उतना दूध एटलीस्ट अपने घर में या अपने उसमें ऐड करेंगे। आप गैस सिलेंडर की प्राइस देख लीजिए, तो वो कहीं पे अगर उनको सब्सिडी मिलती है या सब्सिडाइज कुछ मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो दूसरी जगह पे इन्फ्लेशन वो खा जाता है। तो इस वजह से मुझे लगता है जो बातें आई सब्सिडाइज चीजें देने की या कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है वो देने की, हालांकि अगर वो ऐसा बोलते हैं कि मैं दिल्ली से हर दिल्ली वाले मतलब जो सिटीजन है उनको कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में 1000 किलोमीटर की हवाई यात्रा फ्री करवाऊंगा, तो मुझे लगता है वो रेवड़ी है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो मुझे नहीं लगता है कि वो रेवड़ी। हाँ, अगर उनके पास वो प्रोविजन भी है, उनके पास वो पैसे और वो अगर देना चाहते हैं पब्लिक को, तो उसमें बुरा क्या है, आप मुझे एक समझाइए। प्रधानमंत्री का भी अल्टीमेटली तो गोल यही था उड़ान स्कीम को लेके कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई मुसाफरी कर सकना चाहिए। तो अगर ये भी देना चाहते हैं तो उसमें बुराई क्या है। पर अगर कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ लिखा है, फ्री वाटर या पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर या फ्री या सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी या राइट टू एजुकेशन या फ्री हेल्थ, तो मुझे लगता है उसको रेवड़ियों के तरीके से नहीं देखना चाहिए। हर एक सरकार को ये हर एक अपने नागरिक को देना है। आज अगर आप कोई बोलता है कि 70 इयर्स में क्या हुआ है हिंदुस्तान में या किसी और राज्य में, तो आज हर जगह पे आप कहीं ना कहीं प्राइमरी हेल्थ सेंटर गाँव में और शाला एक मतलब एक जिसको बोले कि 7 वर्ग तक की शाला जो होती है प्राइमरी स्कूल्स, वो तो हुई है ना, वो तो बिल्कुल हुई है। किसी किसी जगह पे तो छोटे गांव में आप अगर जाएंगे तो वहां पे मतलब जानवरों के अस्पताल भी है, वेटरनरी हॉस्पिटल्स भी है, छोटे छोटे डिस्पेंसरीज या क्लिनिक जिसको बोलो। तो ये सब में सरकार ने खर्चा किया है और ये सरकार को ये खर्चा करना ही करना है। तो उसमें कोई रेवड़िया नहीं है। एक बात आप समझ लीजिए, इन्फ्लेशन वाली जगह, इन्फ्लेशन वाले माहौल में अगर आप सब्सिडाइज कुछ देते हैं जो गवर्नमेंट जो पब्लिक का हक है, तो मुझे लगता है पब्लिक डेफिनेटली उस पार्टी की तरफ अपना झुकाव रखेगी और रखेगी, क्योंकि उस तरीके से भी उनके हाथ में थोड़ी बहुत डिस्पोजेबल इनकम आती है, जो इस माहौल में, इस इन्फ्लेशन के माहौल में वो डिस्पोजेबल इनकम लाना और उसको वापस इकोनॉमी में डालना। क्योंकि आज किसी के पास मान लीजिए अगर डिस्पोजेबल इनकम आती है तो वो उस तरीके से खर्चा कर। तो सब्सिडाइज अगर कोई देता है आपको कॉन्स्टिट्यूशनली जो आपका देता है, तो वो बिल्कुल इस इन्फ्लेशन वाले माहौल में उसके तरफ लोगों का झुकाव रहेगा। जी, महंगाई के बारे में कुछ आंकड़ों के आधार पर आपने कुछ बताया कि महंगाई किस तरह से अपना कार्य करती है, लेकिन इसी प्रश्न को लेकर मैं अब निर्मल जी के पास आता हूँ। निर्मल जी से महंगाई के ऊपर एक उन्होंने हिमांशु जी छोटा सा एक संक्षेप में एक बताया किस तरह से महंगाई का असर पड़ता है, और लेकिन साथ ही मेरा सवाल ये आपसे है कि जो अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है, आपने पूर्व वक्तव्य में भी बताया था किस तरह से उनकी राजनीति की दिशा में किस तरह से रहती है, लेकिन साथ ही ये सवाल है कि जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हैं वहाँ पर आदेश गुप्ता जी, उनके जो क्षेत्र है उनका, जो वहाँ पर बीजेपी को उतनी सफलता नहीं मिली। प्रदेश अध्यक्ष बेशक है उनके, लेकिन क्षेत्र में वो चुनावी सफलता नहीं दिला पाए एमसीडी के चुनाव में। उसी प्रकार हम देखें जो मनीष सिसोदिया है, जो कि आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा है, उनके क्षेत्र में भी आम आदमी पार्टी को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी जीतने के लिए। तो जो ऐसे बड़े नाम हैं उनके क्षेत्र में जो उनकी पार्टियां हैं उसको वो अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है, यह क्या दर्शाता आम आदमी जो एक सामान्य मतदाता उसके मन में क्या चल रहा है। और साथ ही एक अल्पसंख्यक समुदाय का अगर हम इस चुनाव में वोट का पैटर्न देखें, वो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में आम आदमी पार्टी की जगह ज्यादा गया कांग्रेस के पक्ष में। तो क्या अल्पसंख्यक मतदाताओं का मूड बदल रहा है चुनाव के अंदर? आप क्या समझते हैं इस बारे में निर्मल जी? जमी जमाई पार्टियों के प्रति अब जनता का मुंह भंग हो रहा है और जनता इनसे बहुत ज्यादा कोई उम्मीद अब लगाती नहीं है। पर यहाँ गड़बड़ क्या है दिल्ली के अंदर, खासतौर से पर्टिकुलरली हम सिर्फ दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली में समस्या ये है कि कांग्रेस के हाशिए पे चले जाने की वजह से जो बीजेपी के खिलाफ नेगेटिव वोट मिले, जब लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचा, तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली चले गए। आपके तौर तरीके और विचारधारा कुछ सकारात्मक रही होती तो हो सकता है कि वो 250 में से 200 सीट भी ले जाती। जो जैसे ये कूड़े का ढेर है, कम से कम सन 2000 से तो मैं ही देख रहा हूँ उस कूड़े के ढेर को। ये कूड़े का ढेर 10-20 मीटर बढ़ाई होगा, घटा तो है नहीं। और मेरी समझ में ये नहीं आता कि और भी दुनिया के अंदर बड़े मुल्क हैं और वहां पर भी कूड़ा निकलता होगा, क्या वहां पर भी इसी तरह के कूड़े के एवरेस्ट होते हैं? नहीं होते होंगे ना। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई योजना ही नहीं है इस कूड़े के या
इसको इसके डिस्पोजल के लिए। ये विज्ञान का युग है, 2022 में हम लोग बात कर रहे हैं, तो मेरी समझ में यही नहीं आता कि ये कूड़े का ढेर हुआ या और कुछ थोड़ी ये इसी तरह की और बहुत सारी समस्याएं हैं, हम उनका हल क्यों नहीं निकाल पाते? इसलिए नहीं निकाल पाते कि हर जगह, खासतौर से म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे कि ठेकेदार और पार्षद और इनके बीच में एक कमीशन धंधा जो है वो चलता ना हो। तो ये जो इस बात का ये यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो दिल्ली में पूरा राजनीतिक परिदृश्य बेहद उलझा हुआ है, और जब तक कोई पैन इंडिया पार्टी या कोई बड़ी पार्टी ठीक से बीजेपी को चुनौती देने के लिए विकल्प के रूप में सामने नहीं आएगी, आप देखिएगा, यही नहीं अलग बहुत अन्य स्थानों पर भी देखिएगा, ये तरह तरह के दल, जैसे केजरीवाल है, वो कोई बताए तो सही, इतने सब लोग हैं, इतनी सब बात तारीफ में करते हैं कि केजरीवाल की आइडियोलॉजी आखिर है क्या? किस ये अन्ना आंदोलन का निकला हुआ, जिसे कहते हैं ना, टाइम बम है, और इसको खुद नहीं मालूम कि ये कब और कहां जाकर फट जाएगा। तो मैं तो केजरीवाल के तौर तरीके देख के, लक्ष्मी और गणेश जी के तौर तरीके देख के मैं तो जरा भी आशावान नहीं हूँ, क्योंकि इसके काम करने का तरीका बेहद विचित्र है। और अब तो एक और बात है, पहले ये ओवरसाइज शर्ट पहनता था, अब इसकी ओवरसाइज शर्ट जो है ना अंडर साइज हो गई है। अब आप ध्यान से देखें इसके व्यक्तित्व की ओर, तो इसकी कमीजें इसके बदन में फंस गई हैं, तो फंसनी भी चाहिए, क्योंकि जब आदमी को आशानुकूल कामयाबी मिलती है और कुछ हो या ना हो, वो बंदा ओवरवेट तो हो ही जाता है। तो हमारे जो नेताजी हैं केजरीवाल कद्दावर है, और आगे चल के देखिए क्या होता है। क्या अभी तो मेयर में भी मुझे ऐसा लगता है, जैसे मेरे पास सूचना है कि वहां भी काफी खेल होने वाला है, देखिए क्या होगा आगे। जी, आपने संकेत दिया कि बड़ा खेल होने वाला भी एमसीडी की राजनीति के अंदर। सुनील शुक्ला जी के पास आता हूँ। सुनील शुक्ला जी, मैंने निर्मल जी से एक प्रश्न भी किया था और आपसे मैं वो प्रश्न दोहराता हूँ कि अगर नगर निगम चुनाव जो एमसीडी के हुए, उसमें एक पैटर्न देखने में आया है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय वाले जो क्षेत्र हैं, उसमें वह वोट, वो मतदान उनका कांग्रेस के पक्ष में कहीं दिखाई दिया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय का वोट जो आम आदमी पार्टी को मिलता रहा पिछले विधानसभा चुनाव में, वह इस बार कांग्रेस की तरफ एमसीडी चुनाव में मिला है। तो या क्या ये अल्पसंख्यक समुदाय का जो वोट का पैटर्न था कुछ बदलता देख रहे हैं आप इस बारे में? और साथ ही जो बीजेपी के, जैसे आपने भी अपने वक्तव्य में कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनके क्षेत्र में बीजेपी को सफलता नहीं मिल पाई है एमसीडी चुनाव में, और साथ ही मनीष सिसोदिया भी जो आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे के रूप में अरविंद केजरीवाल के बाद आते हैं, उनके क्षेत्र में भी आम आदमी पार्टी को वह अपेक्षित सफलता मिलने में बड़ी कठिनाई हुई और बड़ा संघर्ष उन्हें करना पड़ा। तो ऐसे में जो बड़े नाम हैं उनके क्षेत्र में उनकी पार्टी को सफलता नहीं मिली। साथ ही सत्येंद्र जैन के जो वीडियो रिलीज हुए थे, कई सारे वीडियो रिलीज आए कि तिहाड़ में किस तरह से उनकी मसाज की जा रही है या खाना पीना उन्हें किस तरह से मिल रहा है, ये मुद्दा बनाने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन वह आम आदमी के लिए शायद मतदाताओं के लिए मुद्दा नहीं बना है। पार्टी के लिए मुद्दा जरूर रहा है। और साथ ही एक बड़ा प्रश्न और है जो निर्मल जी ने उठाया था, कई सारे प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ दिए इस बार चर्चा में, कि एक राजनीतिक विचारधारा। जब हम राजनीति में बात करते हैं तो राजनीतिक विचारधारा की बात करते हैं, चाहे वो बीजेपी की विचारधारा हो या कांग्रेस की पार्टी की विचारधारा हो या दूसरे जो अन्य दल हैं देश के अंदर जो राजनीति कर रहे हैं, सबकी एक राजनीतिक विचारधारा कहीं ना कहीं स्टैंड करती है अपनी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक विचारधारा का मतलब कोई ऐसा विशेष, कहीं भी कोई ऐसा स्पष्टीकरण नहीं आता कि राजनीतिक विचारधारा क्या है। आप क्या समझते हैं इस बारे में, आपका क्या कथन है सुनील जी? आम आदमी पार्टी की कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है। आम आदमी पार्टी की राजनीतिक तौर तरीके में कोई स्थायित्व नहीं है। आम आदमी पार्टी के लक्ष्य में कोई स्थायित्व नहीं है। इसी का ये परिणाम है कि 10 साल के भीतर इतनी ऊंचाई तक पहुंचने वाले पार्टी का जन समर्थन घटने लगा। जिन अल्पसंख्यक इलाकों की बात आप कर रहे हैं दिल्ली में, इन्हीं सभी लोगों ने आम आदमी पार्टी को जबरदस्त जन समर्थन दिया था विधानसभा के चुनाव में। और आम आदमी पार्टी को वह जन समर्थन मिला कि भारतीय जनता पार्टी जितनी बड़ी पार्टी है संगठन के स्तर पर, कार्यकर्ताओं के स्तर पर, उसको दहाई की संख्या में भी सीटें नहीं मिली विधानसभा में, और ये लगातार स्थिति बनी हुई है पिछला चुनाव और उसके पहले वाले चुनाव में भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जन समर्थन आम आदमी पार्टी ने हासिल किया, उस जन समर्थन को बरकरार रखने में वो विफल रही, और बहुत कम समय में ही एक बड़े समूह का, अल्पसंख्यक वर्ग ही नहीं है,
कई समाज के कई वर्ग हैं जिनका मोह भंग हो गया है आम आदमी पार्टी से। आप अगर सत्ता में हैं तो अगर आपको अपने गवर्नेंस की बात करनी पड़ेगी ना। आप भी 3 टर्म से विधानसभा का चुनाव जीत रहे हैं। अगर विधानसभा का चुनाव जीत करके दिल्ली में आप सरकार बनाते हैं तो आपको भी यह बताना पड़ेगा कि हमारी सरकार ने क्या किया है। अगर आप ये नहीं बता पाते हैं तो लोग आपके ऊपर अब विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आपके बातों पर, आपके उद्देश्यों पर, आपके कहने पर ही लोगों ने विश्वास करके आपको जन समर्थन दिया था। लेकिन वह जन समर्थन के बाद जो आपके गतिविधियां सामने आई, उससे लोगों को निराशा पैदा हुई। अल्पसंख्यक वर्ग अगर दिल्ली का निराश है तो क्यों निराश है? ये अचानक तो हुआ नहीं। इसी अल्पसंख्यक वर्ग ने कांग्रेस को छोड़ करके और आम आदमी पार्टी को मतदान किया था। लेकिन जब सीएए का आंदोलन हुआ तो आपका रवैया क्या रहा? जब जहांगीरपुरी में गतिविधियां चल रही थी, डिमोलिशन की कार्रवाई चलने शुरू हो गई, लोगों के मकान गिराने के में कुछ प्रयास किए गए, तब आम आदमी पार्टी कहाँ थी? वहां के मुख्यमंत्री कहाँ थे? और गुजरात के चुनाव में जाते जाते आप कहाँ चले आए कि आप लक्ष्मण गणेश शुरू हो गए। गुजरात के में जाने के बाद जितने भी अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों पर आम आदमी पार्टी मौन रही, चाहे बिल्किस बानो का मुद्दा रहा हो और उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई भी विषय रहा हो। तो सवाल यह है कि अगर आप अपने नागरिकों के से जुड़े हुए मुद्दों पर बहुसंख्यक वाद की राजनीति करने के लिए आप शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, तो निश्चित रूप से दूसरे वर्ग में इस बात की नाराजगी होगी। लोगों ने आपसे नहीं कहा था कि आप बहुसंख्यकों की उपेक्षा कर दीजिए, लेकिन भारतीय नागरिक को एक नागरिक समझिए। आप बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में बांट करके अगर आप राजनीति करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से इसका रिएक्शन होगा। और इसका रिएक्शन केवल अल्पसंख्यक समुदाय में नहीं है, बहुसंख्यक में भी है। जिन मैंने विशिष्ट क्षेत्रों में जहां पे केवल इलीट जनसंख्या ज्यादा रहती है, उन लोगों ने भी आम आदमी पार्टी को विधानसभा में समर्थन दिया था, उन लोगों में भी हार गई। तो केवल यह निष्कर्ष निकाल लेना कि अल्पसंख्यकों ने इनका साथ छोड़ा, ऐसा नहीं है। अल्पसंख्यकों के साथ बड़ी तादाद में लोगों ने इनका साथ छोड़ा और यह क्रम शुरू हो गया। जब आप गुजरात में आप देख लीजिए, गुजरात के किसी भी इलाके में आम आदमी पार्टी को जहां पे अल्पसंख्यक समुदाय की संख्या ज्यादा थी, वो जन समर्थन नहीं मिल पाया। क्योंकि अगर आपको बहुसंख्यकवाद की राजनीति करनी है, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो फिर आपके पास क्यों जाएंगे लोग? अगर आप विकल्प की बात नहीं करेंगे तो, अगर आप गवर्नेंस की बात नहीं करेंगे तो, अगर आप बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, बेहतर आधारभूत संरचनाएं, बेहतर जनजीवन की बात अगर आप नहीं करेंगे, तो विकल्प के रूप में कोई आपके पास क्यों जाएगा? तब जो चल रहा है सो चल रहा है, उसी के साथ लोग लगे रहेंगे। यह आम आदमी पार्टी से लोगों को की निराशा का यह प्रतीक है। दूसरी चीज आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के विकल्प के रूप में, कांग्रेस निश्चित रूप से कांग्रेस का ही विकल्प बनी थी भारतीय आम आदमी पार्टी दिल्ली में। लेकिन अब लोग जो चुनाव के दौरान माहौल बना था कि केवल आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में संघर्ष होगा। आप देखिए कि कई दल चुनाव लड़ रहे थे आम आदमी एमसीडी का, लेकिन किसी को कोई सफलता नहीं मिली। या तो केवल ये दो दल और तीसरा कांग्रेस और एक दो निर्दलीय। मैंने चर्चा में तो बात यही थी ना, सवाल तो यही था कि कांग्रेस को कुछ भी सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन लगभग 15% तक अगर जन समर्थन कांग्रेस बचा पाई है, यानी कि उसकी स्वीकृति बढ़ रही है। पिछले चुनाव में जन समर्थन क्या था? 2.5 में भी नहीं था, लेकिन अपने जन समर्थन को वह पार्टी हासिल करने में कामयाब रही है। गोया कि अगर आप अपने किसी राजनीतिक आदर्शों को लेकर नहीं चलेंगे, आदर्श मैंने एमसीडी के चुनाव में कोई पूंजीवाद, साम्यवाद और समाजवाद का मामला नहीं है, लेकिन डिलीवर तो करना है आपको ना। बेहतर नागरिक जीवन देने की कोशिश तो आपको दिखाई पड़नी चाहिए। लेकिन दिल्ली में सत्ता में रहने के बाद भी जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने किया
आप केवल आरोप नहीं लगा सकते हैं। 15 साल एमसीडी में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों की चर्चा करने के बजाय आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर हो जाए, यह इससे जन स्वीकृति नहीं बढ़ती। अगर आपको यह बताना होगा कि 15 साल एमसीडी में रह करके हमने ये काम कर दिए, ये काम बाकी है और आगे हमको ये करना है, तब लोगों को लगेगा कि आपने कुछ किया है। चूंकि आपने कुछ नहीं किया, जो वादे आपने किए थे उसमें से तमाम वादे अधूरे रह गए, उस वक्त चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने नकार दिया। और भारतीय जनता पार्टी को नकारने के बाद चूंकि अन्य कोई विकल्प नहीं था जिसके सामने ये स्थिति हो कि वो एमसीडी में चुनाव जीतने की स्थिति में हो, तो आम आदमी पार्टी को स्वीकार कर लिया। लेकिन कोई बड़ा एक तरफा आम आदमी पार्टी को जन समर्थन मिल गया हो, वो नहीं है। जो बात कही जा रही थी एग्जिट पोल के दौरान कि एकदम स्वीप कर जाएगी, वो नहीं है। दिल्ली प्रदेश सरकार के बड़े मंत्रियों के इलाकों में आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के इलाके में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हार गए हैं। तो ये दोनों पार्टियों के लिए एक संकेत है कि अगर आपके पास सत्ता है, आप लोगों को कुछ करने का वादा करके सत्ता हासिल किए हैं, तो आपको अपने किए गए वायदों के संदर्भ में अपने की गई कार्रवाइयों का लेखा जोखा रखना पड़ेगा। अगर आप वही पुराना जन समर्थन हासिल करना चाहते हैं, तो अगर आप जन समर्थन हासिल नहीं करेंगे तो लोग विकल्प खोजेंगे और विकल्प खुद तलाश लेंगे। और अगर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती रही, तो एक तीसरा विकल्प मुझे लगता है कि आम जो सामान्य लोग हैं वही खोज करके अपने सामने लाके प्रस्तुत कर देंगे। और इसका अब देखिए, गुजरात में आम आदमी पार्टी गई, हिमांशु जी बताएंगे, तो इन्होंने एक विकल्प की बात की। इन्होंने कहा कि हम जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी जो समस्याएं हैं हम उनका समाधान करेंगे, जो कॉन्ट्रेक्चुअल नियुक्तियां हो रही हैं उनके उसके बारे में सोचेंगे, जो आउटसोर्सिंग हो रही है हम उसको नियमित करेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको पुराना पेंशन बहाल करेंगे, जो उनको वेतनमान नहीं मिल रहे हैं वो हम देंगे। तमाम तरह की बातें उन्होंने की। नागरिक सुविधाएं बेहतर करने की बात की। उन्होंने कहा कि शिक्षा की बात करेंगे, बेहतर शिक्षा करेंगे, सस्ती शिक्षा करेंगे, जन सामान्य के लिए सुलभ शिक्षा करेंगे, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था करेंगे। लेकिन चुनाव आते आते क्या हो गया, वो लक्ष्मी गणेश ले आ गए कि आप लक्ष्मी गणेश की फोटो छापिए। तो लोगों को लगने लगा कि एक परिवर्तन और वैकल्पिक राजनीति करने का आश्वासन देकर राजनीतिक सोपान चढ़ने वाली राजनीतिक पार्टी अगर उसी मुद्दे पे आ जाती है जहां पे अन्य राजनीतिक दल काम कर रहे हैं, तो किस बात का विकल्प? फिर आपके पास क्यों जाएंगे? वो आपके पास क्यों आकर्षित होंगे? और वह जन समर्थन नहीं मिल पाया, उस तरह से लोग जुड़ नहीं पाए जिस तरीके का एक आभास हो रहा था आम आदमी पार्टी के शुरुआती दिनों में गुजरात में। और यही बात आम आदमी पार्टी के साथ हिमाचल में हुआ, और चुनाव जब अपने पूरे परवान चढ़ा तो छोड़ के मैदान भाग खड़े हुए। तो अस्थायित्व माने अपनी राजनीतिक गतिविधियों में अस्थायित्व की कमी, एक साफ सुथरा राजनीति करने का लोगों का अभाव, और वैकल्पिक राजनीति का वादा करने में को पूरी तरह से लागू न करने की कमी के कारण मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का पराभव बहुत कम समय में शुरू हो गया। इस बात या एमसीडी का चुनाव इस बात का संकेत देता है। जी जी, आपने बहुत सारी बात बताई कि और जिस तरह से आपने राजनीतिक जो विश्लेषण है कि भविष्य के लिए क्या संभावनाएं है उसमें, उसके बारे में आपने इस वक्तव्य से काफी कुछ स्पष्ट किया है कि चुनौती हर पार्टी के लिए है, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तीनों के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। आने वाली लोकसभा चुनाव के लिए भी संदर्भ में अगर एमसीडी चुनाव का विश्लेषण करें तो मैं संक्षेप में एक प्रश्न और उसका उत्तर और चाहूंगा। मैं हिमांशु जी के पास आता हूँ कि जैसे कि लोकसभा चुनाव आगामी अब 14-15 महीने का अंतर रह गया है, ऐसे में जो लोकसभा 7 सांसद बीजेपी के इस समय दिल्ली के अंदर हैं, और सुनील जी ने भी कहा था कि जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके क्षेत्र में भी आम आदमी पार्टी को सफलता मिली, बीजेपी को सफलता नहीं मिलती। जो 7 सांसद हैं उनको तो पूरा दिल्ली क्षेत्र है 7 सांसदों का, उसके बावजूद भी वहां जो आम आदमी पार्टी ने सफलता प्राप्त की एमसीडी चुनाव में, आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम है 7 लोकसभा सीटों पर कुछ इसका असर पड़ सकता है क्या, हिमांशु जी? देखिए 2024 की जो लोकसभा के चुनाव की बात है, अभी उसे 2 साल है।
यानी कि 1.25 साल लेके चलिए, क्योंकि अप्रैल महीने के आसपास 14 महीने ठीक है? लगभग। हाँ। 14 महीने लगभग। 14 महीने में आपको सबसे बड़ी नजर रखनी पड़ेगी कि पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से इंडिकेशंस आए हैं आर्थिक मंदी को लेके, तो उसमें सब पैटर्न्स कैसे चेंज होती है पॉलिटिकली। पहली बात, गवर्नमेंट उस इन्फ्लेशन या उन इन्फ्लेशन को या रिसीजन ट्रिगर्ड जो मंदी आएगी उसको कैसे हैंडल करती है। तो मुझे लगता है कि 2024 की बात और उसमें किस तरीके से कयास कौन सी पार्टी कितने वोट्स लेके आएगी या कितने उम्मीदवार आएंगे, मुझे लगता है देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर येट टू फ्लो। और इस पूरे मामले में, इस पूरे परिप्रेक्ष्य में, ये जो पार्टियां जो बात कर रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली आपका जो उसको देने की बात कर रही है, उनकी बैलेंस शीट अगले मार्च महीने में कैसी होगी। इस मार्च को तो आप मतलब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 22-23 वाला, लेकिन 23-24 का जो बैलेंस शीट है वो कैसा रहेगा, ये मेरे ख्याल से नजर रखना पड़ेगा। और उसमें आम आदमी पार्टी जिस तरीके से जो भी उसके कमिटमेंट्स है वो कैसे डिलीवर करती है, उसके ऊपर मुझे लगता है कि उनकी जो संख्या है या जो भी है लोकसभा में वो कैसे बढ़ेगा, क्या होगा। पर मेरे ख्याल से अगर का 2024 के चुनावों की चर्चा करता है, चाहे राजकीय गलियारे में, क्योंकि हमको कल परसों से खबरें मिलना शुरू हो गई जैसे ही गुजरात के चुनाव खत्म हुए कि फला फला राजकीय पक्ष ने 2024 की तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि आर्थिक मामले में जिस तरह से वैश्विक मंदी का संकेत अमेज़न के मालिक जेफ बेजियोस ने दिया है, तो उसको गंभीरता से मेहरबानी करके लीजिए, भले आप कुछ भी तैयारी कर लीजिए। पर ऐसे माहौल में जैसे 2008 की जो मंदी के संकेत डॉक्टर रघुराम राजन ने अपने एक व्हाइट पेपर में दिए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस व्हाइट पेपर को पढ़ा और उसके ऊपर से जो आपकी मतलब ये जो स्कीम आई में जो मनरेगा स्कीम जो आई, ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मतलब एक डिवाइड बढ़ा है, सोशल डिवाइड बढ़ा है। अगर वो आप 2024 में अगर आने वाली मंदी 2023 से शुरू हो रही है, क्योंकि दिसंबर आपका वेस्टर्न कंट्रीज का क्लोजिंग होगा तो शायद प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सब दिखना शुरू हो जाएगा जनवरी फरवरी से। तो उसमें आप कंट्री की इकोनॉमी कैसे मैनेज करते हैं। आज आरबीआई की रेपो रेट की दरें आई है, ब्याज का दर बढ़ा है, तो ये सब आप कैसे कंट्रोल करेंगे, सबसे बड़ी चैलेंज। बाद में जाके आप लोकसभा की बात कीजिए। अगर ये एक साल में ये आर्थिक सुनामी जो आने वाली है उसको आप अगर हैंडल नहीं कर पाए तो 2024 आप भूल जाइए। बहुत क्लियर बात है, जो भी 2024 के सपने देख रहा है उसका सबसे बड़ा वार्निंग बेल, वार्निंग टोन, ये आने वाली रिसीजन जो वर्ल्ड वाइड है उसकी इंपैक्ट भारत में इसलिए होगी क्योंकि हमारी करेंसी को भी लेके बहुत सारे मतलब क्वेश्चन मार्क्स और समस्याएं हैं, इसलिए हम डिजिटल करेंसी पे भी जा रहे हैं। और बहुत सारे मतलब हमारे चेक्स एंड पेमेंट्स जो रहते हैं ऑयल इंपोर्टिंग को लेके या करेंसी इंपोर्ट को लेके, तो उसमें भी बहुत सारी मतलब चैलेंजेस है। वो चैलेंजेस पहले इकोनॉमिकली आप कैसे एड्रेस करेंगे ये सोचिए। आपको 135-140 करोड़ की आबादी को रोज 2 टाइम खाना खिलाना, ये सबसे बड़ी चैलेंज है। लोकसभा तब जाके कुछ बात कर पाएंगे अगर आप वो एड्रेस कर सके पहले तो। बाकी मुझे लगता है बहुत बड़ा चैलेंज आने वाले दिनों में, क्योंकि ऐसा एक फोरकास्ट है इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड वाइड जिस तरीके से बोल रहे हैं और जो मैं भी स्टडी कर रहा हूँ कि ये मंदी डिजिटल पूरा एक जो डिसरप्शन आया है उसको भी लेके कहीं ना कहीं सेटलमेंट्स होंगे और ये मंदी शायद 4 साल तक चलेगी। तो 2027, तो अगर हम 2024 सेंट्रल की बात करो, 2027 में तो गुजरात के चुनाव हो गए, तो ये 4 साल मैनेज करने और 2027 में इसी टाइम पे शायद एमसीडी के भी चुनाव होंगे, तो तब जाके आपको ये मैनेज करना है। कैसे करेंगे ये सभी पार्टियों को सोचना है, सभी राजनेताओं को सोचना है, सभी प्रबुद्ध नागरिकों को, पत्रकारों को, हमारे तरीके के जो पत्रकार है उनको भी सोचना है और उसके ऊपर चर्चाएं करनी। तो मुझे लगता है कौशिक जी बहुत सारी चर्चाएं होगी अगले 14 महीनों में, पर आपको मुझे अभी छुट्टी देनी पड़ेगी क्योंकि मुझे और एक शो में भी जाना है आज। हिमांशु जी बस एक जवाब आप देते जाइए जी। बिल्कुल कि बिल्कुल। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर के जो एग्जिट पोल्स आए हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है, कितना सहमत हैं आप? देखिए एग्जिट पोल्स से मैं बिल्कुल, इसलिए मैं मतलब जिस तरीके के आंकड़े एग्जिट पोल्स में है उससे मैं समर्थ नहीं हूं, लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है, 2017 में 3 करोड़ मतदाता पोलिंग बूथ तक गए थे। इस बार 2022 में भी 3 करोड़ से कुछ ज्यादा मतदाता पोलिंग बूथ तक गए। अब उसमें एग्जिट पोल्स के जो आंकड़े आ रहे हैं वो एक कयास पे आ रहे हैं जिसमें ये क्लियर बात है कि बीजेपी के 1.25 करोड़ कार्यकर्ता है। तो अगर वो 1.25 करोड़ कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को ही अपना वोट दिया है तो ऑलरेडी बीजेपी 42% वोट शेयर पे बैठी है। तो बाकी का 58% वोट शेयर है वो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और
अदर्स, वो कैसे मैनेज करेंगे ये देखना पड़ेगा। और ऐसे माहौल में मुझे लगता है कि 15 से 20 लाख वोट जो होंगे या 30 लाख वोट, ज्यादा से ज्यादा 5 से 10% आप ले लीजिए, वो फ्लोटिंग वोट्स या वो वोट जिसके पास होंगे वही निर्णायक सरकार बना पाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि कितनी सीट किसको क्या, मैं सीट पे नहीं जाता हूं, मैं ज्यादातर मैक्रो पिक्चर के बारे में बात करता हूँ। मैक्रो पिक्चर ये है कि इस बार चुनाव के आंकड़ों में कटौती आई है, प्रतिशत में कटौती आई है, तो 3 करोड़ वाला मामला फिट बैठता है और उसमें बीजेपी का वोट शेयर 42% कमिटेड वोटर्स का, कार्यकर्ताओं का वो प्रयास, मतलब वो एक कैश बैठता है। तो उसमें क्या कैसे होगा ये मुझे लगता है कल आखिरी ईवीएम उसमें पड़ा आखिरी वोट जब तक कंसिडरेशन में ना लिया जाए तब तक एक पत्रकार के रूप में कहना शायद मुश्किल होगा। मुझे एक दूसरी जगह पे लॉगिन होना है इसलिए प्रशांत, ठीक है, शुक्रिया, आज्ञा दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद हिमांशु जी, धन्यवाद। मैं निर्मल जी के पास आता हूँ। निर्मल जी, जैसे हिमांशु जी की बात सुनी आपने, उन्होंने एक आर्थिक चुनौतियों के बारे में एक परिदृश्य बताया कि किस तरह से चुनौतियां आर्थिक रूप से बढ़ सकती हैं। तो राजनीतिक दलों के लिए मैं वही प्रश्न आपके पास भी लेकर आता हूँ कि आगामी लोकसभा चुनाव में क्या इन चुनाव परिणाम जो एमसीडी के आज आए हैं उसका क्या असर देख रहे हैं, और आर्थिक चुनौतियों के मद्देनजर आपको क्या लगता है? निर्मल जी, बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि जो जिसका जिक्र ये हिमांशु जी कर रहे हैं इसका थोड़ा थोड़ा अनुमान मुझे भी है कि इस समय जॉब मार्केट बहुत खराब है और आसानी से लोगों को जॉब मिल नहीं रहे हैं। उसमें अभी से ये लक्षण अभी से दिखाई दे रहे हैं और मंदी आएगी, इसमें कहीं कोई अंदाजे की बात नहीं है, यह पक्का आएगी। तो मेरा यही मानना है कि इस एमसीडी के चुनाव से और इसके साथ 24 के चुनाव को अभी जोड़ के देख पाना कम से कम मेरे जैसे ना समझ या कम समझ लो आदमी के बस से बाहर की बात है। हो सकता है कि शुक्ला जी कुछ बता पाए इस बारे में, तो बता पाए। जी कार्यक्रम चरणों आते हैं और सुनील शुक्ला जी के पास में पूरी परिचर्चा रही है उसको लेकर आता हूँ और उसका पूरा समग्र रूप से आकलन करने का उनसे आग्रह भी करता हूँ। और साथ में जो हिमांशु जी ने कुछ संकेत दिए कि आर्थिक चुनौतियों के परिदृश्य के बारे में बताया कि वर्तमान की चुनौतियों जो हैं, साथ में आर्थिक चुनौतियां जिस तरह से एक संकेत मिल रहे हैं वैश्विक स्तर पर, पूरा उसका प्रभाव भारत की राजनीति पर किस स्तर पर पड़ेगा। और वो एमसीडी का चुनाव, फिर मैं उसी प्रश्न को भी जोड़ता हूं इसी में कि लोकसभा चुनाव के संदर्भ में आप इसको किस भूमिका में देखते हैं वर्तमान चुनाव को? सुनील शुक्ला जी। एमसीडी का यह जो चुनाव है इसका कोई संदर्भ मुझे नहीं लगता कि लोकसभा के चुनाव में इसका कोई मतलब होगा। लोकसभा के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को लोग स्वीकार नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि दिल्ली में जिस तरह की स्थितियां वहां पे हैं, क्योंकि किसी परिवर्तन की बात लोगों को दिखती नहीं है आम आदमी पार्टी से, दिल्ली में बाहर से लोगों को भी नहीं दिख रही है। तो और इसका कोई बहुत मुझे संदर्भ समझने नहीं लगता, क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद भी आम आदमी पार्टी को लोगों ने लोकसभा में नहीं दिया, तो एमसीडी के चुनाव में तो जन समर्थन और घट गया इनका। दूसरी चीज की जो हम लोग बात कर रहे हैं मंदी की, यह एक चिंता का विषय है और मंदी के दौर में सरकारों के प्रबंधन की क्षमता का आकलन होता है कि आप कैसे अपनी व्यवस्था को बनाए रखते हैं, लोगों में असंतोष न पैदा हो, लोगों की आर्थिक जरूरतें पूरी होती रहें, देश की अर्थव्यवस्था बनी रहे और कम से कम लोग नए रोजगार का सृजन हो, और न हो पाए तो कम से कम लोगों की जो नौकरियां हैं, जो एक रीजनेबल आय लोगों की बनी रहे, यह एक प्रबंधन की का मुद्दा है। जिस तरीके से हमारी करेंसी का अवमूल्यन हुआ है, उसकी कीमत घटी है, वह एक चिंता का विषय है कि अगर जब मंदी का दौर आएगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो मंदी के क्रम में निश्चित रूप से अगर सरकारें अर्थव्यवस्था को ठीक रखने में सक्षम नहीं हो पाई तो इसका बहुत ही खराब संकेत जाएगा लोगों के बीच में, और सत्तारूढ़ दल को अपनी सत्ता बनाए रखने में दिक्कतें होंगी, क्योंकि जिन नारों पर, जिन नैरेटिव्स पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, वह नारे और नरेशंस आर्थिक हमलों के क्रम में वह बहुत स्थायी नहीं हो पाएंगे, बहुत उसका डिविडेंड पार्टी को मिलेगा नहीं, क्योंकि आर्थिक चुनौतियां विकट होती हैं और आर्थिक चुनौतियों के सामने लोगों को अपने निर्णय में बदलाव लाने के लिए विवश होना पड़ता है। तो आने वाले दिन निश्चित रूप से अगर जो मंदी की स्थितियां हैं, तो नौकरी की तो बात छोड़ दीजिए, जिस तरीके से बड़े बड़े प्रतिष्ठान, दुनिया के बड़े प्रतिष्ठान लोगों को नौकरी से हटा रहे हैं,
ये चिंता का विषय है कि नौकरी बची रहेगी कि नहीं रहेगी निजी क्षेत्रों में। इसीलिए जब बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर निजीकरण होने लगता है तो चिंता बढ़ने लगती है, क्योंकि आर्थिक मंदी के दौर में, खराब अर्थव्यवस्था के दौर में जो निजी प्रतिष्ठान है वो किसी की परवाह नहीं करते। फिर बहुत लोगों के सामने बड़ी गंभीर किस्म के आर्थिक संकट पैदा हो जाते हैं। इसीलिए भारत जैसे देश में जहाँ पे सार्वजनिक उपक्रमों का एक धारा चुनी गई थी, उसका महत्व बढ़ जाता है कि अगर सार्वजनिक उपक्रम होंगे, सरकारी प्रतिष्ठान होंगे, सरकार के द्वारा लोगों को रोजगार और आर्थिक सहायता मिलने की स्थितियां रहेंगी, तो एक खराब आर्थिक दौर में भी जीवन उतना कठिन नहीं होगा जितना निजी क्षेत्रों में होता है, जिनकी नौकरियां अब चली गई हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में। बड़े बड़े कंपनियों ने नौकरियों से लोगों को हटा दिया। आप सोचिए कि उनके ऊपर क्या बीतेगी। जो नौकरी थी वो चली गई और नए नौकरी के अवसर आपके पास नहीं है। तो आप अपनी बचत से कितना चल पाएंगे? और उस दौर में भी जब भारतीय मुद्रा का इस तरह से अवमूल्यन हो रहा है, आपको ज्यादा की भारतीय रुपए में ज्यादा कीमत देनी पड़ रही है, तो एक बहुत ही गंभीर संकट है ये। और अर्थ संकट का समाधान खोजे बगैर आप अपनी राजनीतिक ताकत को बनाए रख सकते हैं, ये किसी भी सत्तारूढ़ दल के लिए एक बड़ी चुनौती है। और तो बिना इसकी एक व्यवस्थित तैयारी के मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था की गति को, विकास के क्रम को, रोजगार के बेहतर अवसरों के लिए आप कुछ कर पाएंगे नहीं। तो निश्चित रूप से भारत सरकार जो सत्तारूढ़ दल है, उस दल को इस आने वाली आर्थिक मंदी के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। जी, बड़े विस्तार से आपने इस विषय को पूरा रखा कि किस तरह से आर्थिक चुनौतियां जो देश में बढ़ रही हैं और उसका क्या व्यापक असर, संभावनाएं क्या हैं, उस पर आपने बड़े विस्तृत रूप से बताया। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं। और मैं समझता हूं कि आज की जो चर्चा रही है वह व्यापक परिदृश्य के ऊपर हुई है कि किस तरह से राजनीतिक चुनौतियां और साथ में आर्थिक चुनौतियां जो कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हमने इस पर में कुछ संक्षेप में चर्चा की, उसका निश्चित रूप से दर्शकों को एक एहसास होगा कि किस तरह से वर्तमान के साथ साथ जो भविष्य की चुनौतियां हैं वह किस तरह से बढ़ सकती हैं, उसमें क्या हो सकता है। तो इसमें सरकार का दायित्व हो जाता है कि वह अभी से जो आर्थिक मंदी की जो एक चर्चाएं हैं, जो एक संभावना कुछ लोग व्यक्त कर रहे हैं, जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं बता रहे हैं, उसके बारे में व्यापक रूप से अभी से उसकी तरफ अपनी जो कार्यशैली है उसको इतना मजबूत कर ले कि जो आर्थिक चुनौतियों से आम आदमी को संकट ना मिले और वह अपनी जो आर्थिक जरूरतें हैं उसमें कहीं कमी महसूस ना करे। साथ ही सरकार को भी, क्योंकि विभिन्न मोर्चों पर लड़ना पड़ता है, तो आर्थिक चुनौती सबसे बड़ी चुनौती के रूप में कही जाती है। तो ऐसे में इन शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं और साथ ही हमें पूरा विश्वास है कि ये चर्चा निश्चित रूप से दर्शकों को पसंद आएगी कि किस तरह से जो राजनीति है देश की और दिल्ली की वह किस दिशा में बढ़ रही है। हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक और जो प्रतिष्ठित पत्रकार हैं उन्होंने इसको बड़े विश्लेषण के द्वारा बताया। जो आज हमारे साथ चर्चा में शामिल थे, निर्मल गुप्ती जी, सुनील शुक्ला जी और हिमांशु जी, उन तीनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने सार्थक विश्लेषण से हमारे दर्शक हमने बहुत ही सार्थक चर्चा प्रस्तुत की और इस चर्चा के द्वारा बहुत सारी चीजों को स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं परिभाषित उन्होंने किया कि दिल्ली में आम आदमी, जो आम मतदाता ने किस तरह की सरकार चुनकर किस तरह का मैंडेट दिया है, उसके क्या राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। मैं अपने सभी दर्शकों से आग्रह करता हूं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद चैनल को सब्सक्राइब कर अपना समर्थन हमें लगातार देते रहिए। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।